एक गांव में गोरी नाम की एक औरत रहा करती थी। गोरी दूसरों की मदद करती वह इतनी दयालु थी कि वह दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती थी और हर कोई उसकी तारीफ करता था। गोरी के पास बेशक अपने पास कुछ न हो, वह दान पूर्ण करने में कभी पीछे नहीं हटती। गोरी का पति विराज शहर में एक कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करता था। वह काम के लिए लंबे समय के लिए बाहर गया हुआ था। एक दिन जैसे ही गोरी खाना बनाकर खाने के लिए बैठी, तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारन का आना हुआ। कुछ खाने को दे दो बेटी। कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अरे चाची, आप अंदर आइए, मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। अरे बेटी, इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगी। तुम खाना खाने बैठी हो तो खा लो। अच्छा चाची, तो एक काम करिए, ये सारा खाना आप खा लीजिए। मैं भूखी रह लूंगी, क्योंकि रात में मैंने भरपेट खाना खाया था। इतना कहकर गोरी अपनी थाली उस भिखारन की तरफ बढ़ा देती है। वह दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद भिखारन गोरी को बहुत सारा आशीर्वाद देती हुई यह कहती है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। तुम्हें अपने हिस्से का खाना भी मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग कहाँ मिलते हैं, तुम्हारा भला हो। इतना कहकर वह भिखारन वहां से चली गई, लेकिन गोरी को भूख लगी हुई थी। अब वह रसोई में जाकर रसोई में रखी हुए डब्बे को देखने लगती है, जिसमें अन्न का एक दाना भी नहीं था। चलो, मैं भी कोई काम देख लेती हूँ। कहीं से खाने पीने का इंतजाम करना होगा। जो भी हो, बस उस बेचारी का पेट भर गया। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तभी गोरी घर से निकलती है। तभी उस गांव की एक औरत अपनी सास से कहती है। कब से मैं ये बाजरे की बोरी अकेले उठा रही हूँ। अभी गोरी से कहती हूँ, देखना वह कैसे मेरी मदद करेगी। उसे तो वैसे भी दूसरों की मदद करने का भूत सवार रहता है। पहले ही जेब में फूटी कोड़ी ना हो, लेकिन बड़ी दानवीर बनती है गोरी। तभी वह औरत गोरी को आवाज देकर बुलाती है। अरे क्या बात है बहन, सब ठीक तो है ना? ये बाजरे की बोरी खेतों से ला रही हो क्या? हाँ गोरी, अभी खेतों से 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तुम थोड़ी मेरी मदद कर दोगी तो मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो, मैं आपके साथ मिलकर आपके घर तक बोरियां ले आती हूँ। बड़ी ही बेवकूफ है। चलो जो भी है, इसके सहारे मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर आरती गोरी से कई सारी बोरियां खेतों से घर पर रखवाती है। लेकिन गोरी तो भूखी थी, उसे भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। सारा काम होने के बाद आरती गोरी से कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी बहन। अगर तुम नहीं होती तो मुझे ये बोरी ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरी ढोने के बाद गोरी थक जाती है। फिर वह शाम को लालचंद दुकानदार से खाना लेकर आती है, खाना पकाती है और खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। गोरी उठकर देखती है। गोविंद अपनी पत्नी को जोर से पीट रहा है। अरे गोविंद भैया, ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? क्यों ना मारू मेरी पत्नी, मेरी मर्जी। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? देखो भैया, गांव के सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं, तो ऐसे मारना ठीक नहीं है। अरे गोरी बेटी, तू किसको समझा रही है? इसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा काम है। जरूर सुबह सुबह रेखा से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने के पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे ओ बुढ़िया, चुप कर। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम राम। आजकल के बच्चों को अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपसे हमारे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर गोविंद फिर से अपनी पत्नी रेखा को जोर जोर से मारने लगता है।
लेकिन गोरी से यह सब देखा नहीं जाता और वह गोविंद को जोर से तमाचा मार देती है। यह देखकर सब गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक किया बेटी, ये इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। हाँ, इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं गोरी, तुमने ठीक नहीं किया और मुझे पैसे चाहिए, और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं इसको शाम तक और मारूंगा, फिर देखता हूं इसे बचाने के लिए कौन आता है। अब यह ले पैसे और जा यहाँ से। और अगली बार अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवाकर तेरी अच्छे से कुटाई कराऊंगी, समझा? गांव के सब लोग यह तमाशा देख रहे होते हैं। गांव का एक आदमी गोरी से कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक दिल की हो, हर किसी की मदद करती हो, हर किसी का भला चाहती हो। हम गांव वाले यह चाहते हैं कि अगली गांव की सरपंच तुम हो, ना कि वह रतन सिंह। अरे क्या बात कही है तूने, यह बात तो मैं काफी समय से दिल में दबाई बैठी थी। अरे हाँ बिल्कुल, गोरी गांव की अगली सरपंच बनी तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस रतन सिंह के पास तो गांव वाले लोग जाने से भी डरते हैं, और रही बात उसको कुछ बोलने की, गांव में कोई भी लोग उसके सामने मुंह नहीं खोलता। गोरी हर बार किसी न किसी तरह से सबकी मदद करती थी, जिस वजह से गांव के लोग गोरी को अपने गांव की अगली सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। जब रतन सिंह तक यह बात पहुंचती है, तब रतन सिंह तिलमिला उठता है। इस गोरी की इतनी हिम्मत खाने के लाले पड़े हुए और सरपंच बनने का सपना देख रही है। हाँ, मालिक और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरपंच तो हम गोरी को ही बनाएंगे। आपको कुछ करना होगा, वरना गोरी आपकी गद्दी ले ही लेगी। सरपंच रतन सिंह अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे कि जिससे गोरी उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट जाए। कुछ दिनों बाद अगला चुनाव होता है और चुनाव में गांव वाले गोरी को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच चोरी से पूरे राशन में मिलावट करवा देता है, जो गोरी को बिल्कुल पता नहीं चलती। अरे बेटी, तुझे सरपंच बनते हुए देख बहुत अच्छा लग रहा है। अब राशन तो अच्छा मिलेगा और समय पर भी। हाँ हाँ काकी, सब अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का मौका दिया है और मैं इसे अच्छे से संभाल सकूं। बस आप दुआ कीजिए। हाँ हाँ, अब गांव की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। राशन बांटने के बाद सब खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच रतन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता था। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके गांव की नई सरपंच ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर गोरी से सवाल करने लगते हैं। हमने तुम पर विश्वास किया और तुम्हें गांव की नई सरपंच बनाया, और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। गोरी बेटी, तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहती थी, फिर भला राशन में मिलावट क्यों की? इतना मिलावट तो सरपंच भी नहीं करता था। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर बहुत गलत फैसला ले लिया है। बहुत ठीक कह रही है विमला, तुम अभी की अभी इस गांव से निकल जाओ। गोरी, तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें खत्म ही नहीं होती हैं। इतने में वहां पर रतन सिंह आ जाता है। अरे हाँ, इसे अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब गांव से निकलने के बाद गोरी बहुत दूर आ जाती है। वह हार कर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गांव वालों के बारे में सोचने लग जाती है। तभी उसका पति शहर से लौट आता है। उसको गांव वालों से खबर पता लगती है कि उन्होंने गोरी को गांव से निकाल दिया। वह उसको ढूंढते हुए इस जगह पर पहुंच गया जहां पर गोरी बैठी हुई थी। वह गोरी के पास जाकर बोला, गोरी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे साथ शहर चलो। नहीं, मैं शहर नहीं जाऊंगी।
बल्कि यह गांव हमारा है। जिन गांव वालों को तुमने इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, उन्हीं गांव वालों ने तुम्हें यहां से निकाल दिया, तुम पर झूठे इल्जाम लगाए। अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो मैं ये सब नहीं सहूंगी। मुझे लगता है ये सब काम रतन सिंह सरपंच का है। मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। और उधर गांव में सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर से सरपंच रतन सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर हो जाते, क्योंकि उन्हें गोरी धोखेबाज लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और गोरी का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का चमचा जंगल के रास्ते से आ रहा होता है। तभी वह दो आदमियों को बात करते हुए सुनता है। जो गोरी के बारे में बात कर रहे थे, वह चमचा घबराता हुआ घर पहुंचता है और रतन सिंह सरपंच से कहता है, मालिक मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुना है। वे दोनों गोरी के बारे में बात कर रहे थे। वह जंगल में झोपड़ी है ना, उसी में गोरी ने आत्महत्या कर ली है। 1 सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा ही है। मालिक, ये बात गांव वाले भी जानते हैं। ना जाने यह बात उन तक किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बातें कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत मतलबी है। गोरी ने गांव वालों का कितना साथ दिया और गांव वाले भी यही कहेंगे कि न शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी यकीन हो गया था कि गोरी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद अंधेरी रात में गोरी सरपंच के दरवाजे पर पहुंचती है। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रतन सिंह सरपंच अपने चमचे को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो लगता है ये सामने गोरी है, मतलब गोरी का भूत। मालिक मालिक, ये गोरी का ही भूत है। मुझे लगता है कि आपसे बदला लेने आई है। मैं तो चला यहां से। मुझे तो भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे, 2 बीवियां हैं। सरपंच का चमचा ऐसा कहकर वहां से दुम लगाकर भाग गया। सरपंच जैसे आगे बढ़ता है, पसीने से तरबतर हो जाता है। अरे क्या गोरी के भूत, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम्हें यह सच गांव वालों के सामने कबूल ना होगा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। गांव वालों के सामने सच बोलने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे मारना मत। रात को ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच कबूलता है कि राशन में मिलावट उसने और उसके चमचे ने की थी, न कि गोरी ने। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने और मेरे पति ने मेरे मरने की खबर झूठी फैलाई हुई थी ताकि हम चोर को पकड़ सके। और जो जंगल में 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, वह मेरे पति के ही दोस्त थे। उन्होंने हमारी मदद की। यह बात पूरे गांव में फैलाने में सच आप सबके सामने है। आप सभी ने मेरी बहुत मदद की। आप सब लोगों ने इतने प्यार सम्मान के साथ मुझे सरपंच बनाया और दानवीर दयालु कहा। हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं। गांव वाले सरपंच रतन सिंह को गांव से निकाल देते हैं। सरपंच की जगह गोरी को गांव की सरपंच बना देते हैं और गोरी से माफी मांगते हैं कि वह रतन सिंह की बातों में आ गए थे। उन्होंने बिना सोचे ही उसे गांव से निकाल दिया था।